कोई भी चीज़ जो जिसके पास क्या हो, मास हो और वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग ब्रॉडली मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 3 भाग में बांटते हैं, डेट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम चौथा भी बताए थे, चौथा क्या था, प्लाज्मा। अब पांचवा बताए थे बोस आइंस्टाइन। ठीक है, और छठा भी बताए थे फर्मियोनिक कंडेंसेट। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? पर हम लोग को अभी 3 गो बेसिक को जानना है, किसको, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं मैटर का हो गया 2 तरह का, हो गया फिजिकल हो गया, एक केमिकल हो गया। फिजिकल में हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल में हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ये जो है पहला वाला जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जिसमें आएगा क्या, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। इसका सारा प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है। ठीक है, आते हैं आगे। अब बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस उसको कहेंगे जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना हो, ठीक है, या एक ही तरह के एटम हो या मॉलिक्यूल से मिलके बना हो। ओके, और इसका मेन बात ये याद रखना है कि इसका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है। जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, जो एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स हो, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, ठीक है, और जिसको हम लोग फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते, दैट्स द प्योर सब्सटेंस। ठीक है, वाटर भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। जबकि इसमें गौर से देख रहे हैं, इसमें आइटम किसका किसका है, हाइड्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी, लेकिन इसका कंपोजिशन फिक्स है। जैसे वाटर का बात करें तो इसमें हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 1। तो कंपोजिशन क्या है इसका, फिक्स, 2:1। अगर तुम्हारा मन होगा कि इसको 3 कर दे और इसको 4 कर दे तो ये बन जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका कंपोजिशन फिक्स होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं किसके, प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग क्या किए, फर्दर डिवाइड कर दिए किसमें, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स कहते हैं किसको है, तो एलिमेंट्स उसको कहेंगे जो बस एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो। ओके, जैसे यहाँ पर जो आप वाटर देख रहे हो, डेट इज कंपाउंड, है ना, 2 तरह के एलिमेंट से मिलके बना है। जो एक ही तरह के एलिमेंट से एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। जैसे हाइड्रोजन क्या हुआ, एलिमेंट्स। इसको हम लोग कितना भी ब्रेक करेंगे, मान लो इतना बड़ा हाइड्रोजन, इसको ब्रेक करते करते इतना छोटा भी कर देंगे, तो जो प्रॉपर्टी ये बड़ा वाला हाइड्रोजन का होगा, वही प्रॉपर्टी क्या होगा, छोटा वाला। ठीक है, इसको हम लोग केमिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अगर हम सोचेंगे कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी केमिकल मेथड जैसे हीट दे देते हैं, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे और ये ब्रेक होकर के कुछ और 2 एटम्स दे दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जब भी ये ब्रेक होगा तो एक ही तरह के एटम्स में मिलेगा, जिसका प्रॉपर्टी ये बड़ा वाला के साथ सेम टू सेम होगा। लेकिन अगर मान लो वाटर को तुम ब्रेक करते हो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, तुमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर जो इट कांट बी स्प्लिट, वही कह रहा है कि ये 2 भाग में या 2 से ज़्यादा भाग में स्प्लिट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल में आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सोडियम। अगर हम लोग बात करें एलिमेंट की तो इसकी संख्या कितना होगा, 118, जिसमें से 94 जो होगा वो नेचुरली मिलेगा और रेस्ट क्या होगा, आर्टिफिशियल मेथड के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग और आगे जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। ये क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक होता है किसी भी मैटर का। जस्ट इमेजिन करो कोई मकान को ले लो, मकान बना हुआ किसका होता है, ईंट्स का। ठीक, अगर हम बात करें कि ये ईंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है किसका, बालू का। ठीक है, बालू से क्या बना, ईंट बना, और ईंट से क्या बना, मकान। ठीक, तो बालू को तुम समझ लो क्या, पार्टिकल्स, ईंट को समझ लो एटम्स, और मकान हो गया तेरा मैटर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर हम लोग बात करें कि इसका जो बेसिक या फंडामेंटल क्या है, ओके, जो सबसे छोटा वाला हिस्सा है जहाँ से जो स्टार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका फंडामेंटल बिल्डिंग्स। तो अगर बात करें मैटर का, कि मैटर का फंडामेंटल यूनिट्स क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि हाइड्रोजन ले लेते हैं एक एलिमेंट, इसको ब्रेक करके कुछ और निकल जाए छोटा छोटा टुकड़ा में, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये खुद क्या है, फंडामेंटल बिल्डिंग्स ब्लॉक्स होता है किसी भी मैटर का। ओके, और क्या होता है, अगर जो एलिमेंट है उस जितना भी आप इसको हिस्सा में ब्रेक करोगे तो सारा का प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर जो है वो सेम टू सेम होगा। जो बड़ा वाला का प्रॉपर्टी होगा वही क्या होगा, छोटा वाला का प्रॉपर्टी होगा। ओके, और एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो सेम होगा। जैसे अगर इमेजिन कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं सोडियम को। ठीक है, अगर हम सोडियम एलिमेंट है,
इसमें टोटल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें 11 में हम लोग बात करें तो इसमें 11 क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये क्या होता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। कोई भी चीज़ जो है न्यूट्रल होता है, इसका कारण क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, सेम। अगर कोई भी एक ज़्यादा हो जाएगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, या प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होता है उसका एटॉमिक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, सेम होता है। ओके, कह रहा है कि ईच एलिमेंट्स ये एक तरह के एटम से मिलके बना होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, हर बार यूनिक होगा। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आप सोडियम लेते हो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन संख्या कितना, 11। अगर बात करते हैं क्लोरीन का तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या कितना, 17। अगर हम लोग बात करते हैं जिंक का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना, 30। तो हर बार जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा यूनिक होगा। कभी भी दो का नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है एक जैसा नहीं होगा, वो हर बार क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, अगर हम लोग बात करें कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो ये एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंबल्स का। जैसे हो गया हाइड्रोजन के लिए H, बोरोन के लिए B, कार्बन के लिए C, सिलिकॉन के लिए Si। अब आगे बात करते हैं हम लोग कंपाउंड्स का। हम लोग जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है कंपाउंड। जैसे आप इमेजिन कर लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन क्या हुआ, एलिमेंट हुआ, ऑक्सीजन भी क्या हुआ, एलिमेंट। इससे मिलकर के बना है वाटर। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है क्या, कंपाउंड। ठीक है, और इसका कंपोजिशन जो होता है या रेशियो क्या होगा, हमेशा डिफिनिट होगा, फिक्स होगा। ओके, आगे बात करते हैं। अगर हम लोग कंपाउंड को चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, डिकम्पोस्ट कर सकते हैं सुटेबल केमिकल मेथड का इस्तेमाल करके। जैसे आप यही हाइड्रोजन वाटर ले लो, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग स्प्लिट हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग स्प्लिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा उसके साथ नहीं हो रहा था, एलिमेंट के साथ, उसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे बात करें तो जो इसका प्रॉपर्टी होगा, जो कंपाउंड बनेगा उसका प्रॉपर्टी जो एलिमेंट से होता है पूरा अलग होता है। जैसे इमेजिन करो अगर हाइड्रोजन का तो ये किस नेचर का होता है, गैसियस। ठीक, और वाटर, ऑक्सीजन भी क्या है, गैसियस। लेकिन जो वाटर बना ये किस नेचर का आ गया, मतलब जो कंपाउंड होता है उसका प्रॉपर्टी जो है पूरा डिफरेंट होता है, किसके, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जिससे वो मिल के बना है उससे उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, पूरा डिफरेंस होता है। ठीक, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, एक होमोजीनियस सब्सटेंस होता है। जस्ट इमेजिन करो वाटर है तो ऐसा थोड़े है कि एक जगह तुमको हाइड्रोजन दिख रहा है, एक लेयर किसका, ऑक्सीजन। ये थ्रू आउट क्या होता है, एक जैसा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल में आ गया है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड। अब हम लोग बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस पे हमने गौर किए थे कि इसका कंपोजिशन फिक्स्ड था, कंपोजिशन क्या था, फिक्स्ड था। लेकिन इसमें आप किसी भी मात्रा में कंपोजिशन में एटम या मॉलिक्यूल्स को मिला सकते हो। जस्ट इमेजिन करो कि एक गिलास पानी है, आपका इच्छा इसमें 1 चम्मच नमक डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, 4 चम्मच डालो, ये इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं हो, किसी भी मात्रा में तुम्हारा एटम या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे इम्प्योर सब्सटेंस का जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो बना हुआ होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से, वो और भी क्या, उसका कंपोजिशन है ना, रेशियो या प्रोपोर्शन क्या होगा, कोई भी फिक्स्ड नहीं होगा। ओके, अगर हम लोग बात करें मिक्सचर की तो ये एक होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस उसको कहते हैं जो थ्रू आउट क्या हो, एक जैसा हो। जस्ट इमेजिन करो अगर हम लोग पानी में नमक को डाल देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि नमक अलग दिखता है और पानी अलग, ये एक सिंगल लेयर में आ जाता है। ठीक है, होमोजीनियस क्या होगा, एक सिंगल लेयर में दिखेगा, जबकि हेट्रोजीनियस क्या होता है, अलग अलग लेयर्स बना लेता है। जस्ट इमेजिन करो पानी और सैंड, अगर आप सैंड को डालोगे तो सैंड नीचे जाके जमा हो जाएगा, एक लेयर सैंड का हो जाएगा और एक लेयर पानी का, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेयर बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अगर इमेजिन करो ऑयल ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, नीचे में वाटर है और ऊपर में क्या है, ऑयल, तो दोनों तो मिलता नहीं है, तो जो ये कैसा मिक्सचर होगा, ये हेट्रोजीनियस। और एक दूध ले लो और पानी ले लो, दोनों मिल जाएगा तो क्या, होमोजीनियस। जब लिक्विड और लिक्विड पूरे तरीक़ा से मिल जाता है तो उसको कहते हैं मिजिबल। ओके, जो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है।
जबकि अगर दो लिक्विड आपस में नहीं मिलता है, जैसे ऑयल और वाटर, जब दो लिक्विड आपस में नहीं मिलता है उसको कहते हैं इमिजिबल, ओके, जो कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ओके। जो प्रॉपर्टी होगा वो कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस का प्रॉपर्टी रिमेन करेगा। जैसे आप पानी में अगर चीनी डाल दोगे तो मीठा लगेगा, उसका प्रॉपर्टी रिमेन रह जाएगा। नमक डालोगे तो वो नमकीन लगेगा, प्रॉपर्टी क्या होगा, रिमेन हो जाएगा, ओके। इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनता है। इसको हम लोग सिंपल फिजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करके ब्रेक कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो, अगर पानी और नमक है, इसको सिंपली हम लोग बॉईल करेंगे और एक ऊपर में कंटेनर रख देंगे तो सारा नमक क्या होगा, ऊपर जाके जमा हो जाएगा, भाप बन के पानी उड़ जाएगा, नीचे नमक बच जाएगा, या जो नमक भाप बन के साथ जाएगा ये पतीला ऊपर में रखा रहेगा, उसके साथ सट करके क्या बन जाएगा, नमक। तो आपको फिजिकल मेथड के द्वारा इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस का। अगर टाइप ऑफ मिक्सचर की बात करें तो होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, इसमें बीच में अंतर क्या क्या है। सबसे पहले ये क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, पूरा तरीका से एक दूसरे के साथ मिला हुआ, तुमको पता भी नहीं चलेगा किधर पे, जैसे वाटर ही ले लो तो तुमको ये नहीं पता चलेगा हाइड्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है, या पानी और नमक को ले लो तो तुमको ये नहीं पता चलेगा नमक में पानी कहाँ है, पूरा क्या होगा, पूरा तरीका से मिल जाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, ठीक। ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड नहीं होगा, ओके। अगर हम लोग बात करें कि नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, जैसे आप यहाँ पर पानी में नमक, ये बालू को डाल देते हो, जैसे ये मान लो पानी में बालू जमा है, तो आपको ये लाइन जो है बता रहा है कि यहाँ से ये क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ये जो लाइन होगा यहाँ से हम लोग को क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये क्या हो गया, सेपरेट, लेकिन इसमें कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं दिखेगा। आगे बढ़ते हैं, ये एक सिंगल फेज में दिखेगा पूरा, और ये कितना फेज में, दो या दो से ज़्यादा। सैंड और वाटर वाला में दो फेज, ओके। और भी मान लो मिला देते हैं इसमें कुछ, जैसे इसमें मान लो पेंसिल डाल देते हैं, तो कितना, एक, दो और तीन फेज में। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल का तो शुगर सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, होमोजेनियस। अगर हेट्रोजेनियस का एग्जाम्पल का बात करें तो सैंड और वाटर, ऑयल एंड वाटर। अब हम लोग बात करते हैं कि मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो हम लोग जानते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिलाने से ये भी मिक्सचर बनेगा, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या होगा, फिक्स्ड नहीं होगा, और इसमें किसी भी तरह का नया कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें जो मिल करके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिला के बनेगा, ठीक है, जो नया कंपाउंड बन सकता है, इसमें कोई नया कंपाउंड नहीं बनेगा, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है कि जो मिक्सचर होगा वो किसी भी कंपोजिशन में हो सकता है, कितनों भी मात्रा आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स। वही वाटर वाला ले लो, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, 2 और ऑक्सीजन कितना, 1, तो इसका रेशियो क्या होगा, फिक्स। लेकिन अगर शुगर और सॉल्ट, शुगर और वाटर ले लेते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कितना पानी लें और कितना चीनी लें, दोनों मिला के कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। इसका जो प्रॉपर्टी होगा वो पूरा प्रॉपर्टी मिलता हुआ रहेगा उसके पार्टिकल से कि किससे मिलके बना है, ठीक है, इसका कंस्टिट्यूएंट से मिलके बनता है प्रॉपर्टी, ठीक। इसमें जो प्रॉपर्टी होगा वो पूरा क्या होगा, डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन क्या हुआ, गैस, ऑक्सीजन भी क्या हुआ, गैस, जबकि जो वाटर बनेगा वो क्या होगा, लिक्विड। इसका प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाता है और इसका प्रॉपर्टी रिमेन्स रह जाता है, ओके। अगर हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा, जबकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। इसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं और इसको अलग करने के लिए हमें केमिकल मेथड का इस्तेमाल करना होगा। दैट्स द 5 डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल चेंज ऐसे तुम पढ़ा होगा, बच्चा से पढ़ते आ रहा होगा कि मान लो अगर पानी है, इसको ठंडा करके हम लोग क्या बनाते हैं, आइस बना लेते हैं, ठीक। अब फिर इस आइस को हम लोग गर्म करेंगे तो फिर उसे वापस क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। क्या इसका प्रॉपर्टी जो है या जो पार्टिकल से मिलके बना है या जो क्वांटिटी है वो चेंज करेगा, नहीं करेगा। हम लोग मतलब क्या है, वैसा सब्सटेंस, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, जिसका पार्टिकल जिससे वो बना है उसका क्वांटिटी और प्रॉपर्टी जो क्या है, अनअल्टर्ड रहे, मतलब जो चेंज ना हो, जिसका प्रॉपर्टी है ना और जो अमाउंट ऑफ पार्टिकल है वो चेंज ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। मतलब जो पहले था वो तुमको क्या मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा, ठीक है,
जितना मात्रा में पहले था उतना मात्रा में बाद में मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। ठीक है, लेकिन जिसमें हम लोग क्या मिलेगा, कोई नया कंपाउंड मिलेगा, इसमें किसी भी तरह का कोई नया कंपाउंड नहीं मिलेगा, किसमें, फिजिकल में। जबकि केमिकल में के चेंज में नया कंपाउंड मिलेगा, उसका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, पूरा पूरा डिफरेंट होगा, किससे, ओरिजिनल वाला से। वही एग्जाम्पल में फिर से आ जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। फिर बना देंगे क्या, वाटर, ये पहले किस नेचर का था, गैस, ये भी क्या, गैस। ये जो वाटर मिला, ठीक है, ये क्या मिला, लिक्विड, ये पूरा पूरा चेंज हो गया, है ना, इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, पूरा पूरा चेंज हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। ठीक, अगर हम लोग बात करें फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज में सिर्फ चेंज क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, ठीक है, वो भी टेम्पोररी। ओके, कुछ समय के बाद उसको वापस ला सकते हैं हम लोग, रिवर्सिबल होगा, ठीक है। जबकि इसमें कोई भी नया तरह का सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस या बॉइलिंग ऑफ वाटर। ठीक, जबकि इसका अपोजिट में आ जाओ, क्या है, केमिकल चेंज, जिसमें क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस, प्रॉपर्टी भी क्या होगा, न्यू होगा। जैसे बर्निंग ऑफ वुड, अगर तुम लकड़ी को जलाओ तो तुमको ऐश मिलेगा, राख, जितना लकड़ी जलाया था उतना ही ऐश मिलेगा, कम मिलेगा ना, जैसा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो जिसमें इस ऐश से तुम सोचोगे वुड वापस मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वैसा चेंज जिसका प्रॉपर्टी पूरा पूरा नया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज, इसमें नया सब्सटेंस बनता होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब समझ रहा है, हाँ, जो एक तरह का सिंगल यूनिट में तुमको दिखेगा। जैसे मान लो पानी और नमक, अगर दोनों को घोल दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, थ्रू आउट एक सिंगल सॉल्यूशन के रूप में दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पानी दिखेगा और कहीं नमक, ये पूरा पूरा क्या होगा, डिज़ोल्व होया हुआ रहेगा, ठीक ना। जब पूरा घुल जाएगा, तुमको दो लेयर नहीं दिखेगा, सिंगल लेयर दिखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे तुम ले लो नींबू और पानी, ओके, चीनी ले लो और पानी घोल दो, तुमको कहीं भी चीनी नहीं दिखेगा, पूरा क्या दिखेगा, पानी जैसा दिखेगा, ठीक है। सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स पीता है, उसमें बहुत सारा कंपोनेंट रहता है ना, तो मिल करके पूरा थ्रू आउट एक जैसा दिखता है, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। ठीक, अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन के कंपोनेंट की, कंपोनेंट का मतलब होता है बना हुआ किससे होता है, तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। कहेंगे जिसका मात्रा क्या होगा, ज़्यादा होगा, जो किसी चीज़ को अपने में डिजॉल्व कर ले, दैट इज सॉल्वेंट, ठीक ना। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो खुद में क्या करे, डिजॉल्व कर ले बाकी कंपोनेंट को, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। इसका मात्रा हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अगर हम लोग इसमें पानी और चीनी का एग्जांपल ले रहे हैं, तो पानी क्या कर रहा है, चीनी को, या पानी क्या कर रहा है, नमक को पूरा तरीका से घोल रहा है, तो पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, चीनी का मात्रा, नमक का मात्रा क्या होगा, कम। तो ये क्या हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ, और जो घुल रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। जिसका मात्रा कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, और जिसका मात्रा ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे मान लो वाटर और अल्कोहल, ये क्या होता है, अच्छा सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल भी सॉल्वेंट है। अल्कोहल में पानी डाल दो तो अल्कोहल पानी अलग अलग आ जाएगा ना, पूरा घुल जाएगा ना, डेट इज सॉल्वेंट। आगे बात करते हैं सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट जो डिजॉल्व होता होगा, जो घुलता होगा किस में, सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और इसका मात्रा क्या होगा, कम होगा। ओके, जैसे सॉल्यूट के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कभी नमक हो गया, चीनी हो गया, या आयोडीन हो गया, डेट्स द सॉल्यूट। ठीक है, तो दो बेसिक डिफरेंस याद रखना। पहला, जो डिजॉल्व करता है वो सॉल्वेंट, और जो डिजॉल्व होता है दैट इज सॉल्यूट। जिसका मात्रा ज़्यादा होता है सॉल्वेंट, और जिसका मात्रा कम होता है सॉल्यूट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी किसका, सॉल्यूशन का। पहला, जितना भी सॉल्यूशन होगा सब क्या होगा, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, जो पार्टिकल का साइज होगा सॉल्यूशन में, वो हमेशा लेस देन क्या होगा, 1 नैनोमीटर। अगर हम 1 नैनोमीटर का बात करें तो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, अगर पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, इसका अगर डायमीटर का बात करेंगे, ये डायमीटर जो होगा वो क्या होगा, 1 नैनोमीटर से क्या होगा, छोटा होगा। पहला क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर होगा। दूसरा, जो पार्टिकल उसमें घुल रहा है उसका साइज क्या होगा, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। तीसरा, पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन का होता है उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे। अच्छा, एक बात बताओ, वाटर को जब तुम देख रहे हो तो उसमें पार्टिकल्स है, छोटा छोटा पानी का पार्टिकल्स है ना, तो क्या तुमको वाटर माइक्रोस्कोप से पानी का पार्टिकल देखोगे अलग अलग दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो जो पार्टिकल होगा सॉल्यूशन का उसको भी तुम माइक्रोस्कोप से देख
नहीं पाओगे। ओके, आगे जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब उसको कहते हैं जो पूरा तरह से कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो यहाँ पानी रख दे हैं, ठीक है, और बाहर से अगर टॉर्च का लाइट हम लोग इस पर मारे, टॉर्च का लाइट दिखाए, तो इसमें से तुमको पार्टिकल्स नहीं दिखाई पड़ेगा अंदर, ये लाइट पूरा पूरा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, इस स्कैटर्ड होकर फैलेगा नहीं। किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में। जबकि अगर तुम दूध का मिक्सचर लोगे ना तो उसमें तुमको अंदर दिखाई पड़ेगा। इमेजिन करो एक प्रिज्म को, प्रिज्म उसको कहते हैं वैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास, वैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास जिसमें दो गो ट्रायंगल हो, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ और एक ट्रायंगल कहाँ होगा? नीचे की तरफ। ओके, और ये साइड में भी क्या होगा? एक रेक्टेंगल होगा, इस साइड में भी एक रेक्टेंगल होगा और इस साइड में भी क्या होगा? रेक्टेंगल। तो ग्लास प्रिज्म किसको कहोगे? वैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो गो ट्रायंगल और तीन रेक्टेंगल से मिलके बना हो, दैट इज प्रिज्म। अगर हम लोग इमेजिन करते हैं कि प्रिज्म से लाइट को क्या करते हैं? व्हाइट रे को पास कराते हैं, तो ये 7 रंग में क्या होता है? स्प्लिट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। ठीक है, इसको कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, और जो ये तुमको 7 रंग का जो विब्योर मिलता है, ओके, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? ए बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो 7 रंग का जो बैंड मिलता है, गुच्छा मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। एंड स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, उसी तरह अगर पानी, अगर मान लो ये सॉल्यूशन है, तो इसमें लाइट जब पास कराओगे तो लाइट कहीं बिखरेगा नहीं। किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में। ठीक है, आगे सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। अगर मान लो पानी और चीनी को तुम कुछ देर के लिए छोड़ भी दोगे तो ऐसा थोड़े है कि नीचे में जाकर नमक बैठ जाएगा, बैठेगा। अगर पूरे तरीक़ा से वो घुल गया है, ठीक है, तो क्या नमक नीचे बैठ जाएगा या चीनी बैठ जाएगा? नहीं ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ये स्टेबल होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? स्टेबल होता है। आगे बात करते हैं, तो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। किसका इस्तेमाल करके? फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर आता है ना, तब उस पर तुम सोचोगे कि इसको छान लें, एक तरफ नमक हो जाए या ये हो जाए, शुगर हो जाए, नीचे वाटर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो अगर मान लो कोई सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन है तो उसको क्या बोलेंगे? एलॉय। एलॉय समझते हो? हाँ, बहुत सारा नॉन मेटल भी होता है। जनरली क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला करके जो बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? एलॉय। स्टील देखा है? स्टील भी क्या है? एलॉय है। और नॉन मेटल भी होता है, लेकिन कुछ बहुत कम मात्रा में मिलाया जाता है। जनरली हम लोग मेटल और मेटल को ही मिला के बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल से बनता है। लेकिन जनरली बनता है मेटल का ही। दोनों मिक्सचर किसका होगा? मेटल का। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन, शुगर क्या हो गया? सॉलिड। शुगर क्या हो गया? सॉलिड। और लिक्विड में क्या हो गया? वाटर। इसका जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन। या नमक को ले लो सॉलिड के फॉर्म में और पानी ले लो किसमें? लिक्विड के फॉर्म में, तो ये क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर हम लोग लिक्विड, चलो अब बात करते हैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों लिक्विड हो, जैसे नींबू पानी ले लो। ठीक है, नींबू भी लिक्विड हो गया, पानी भी लिक्विड हो गया। विनीगर जान रहा है ना, चाउमीन में डालते हैं जिसको, फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। आगे बात करते हैं गैस में। गैस सॉल्यूशन हो गया कौन? एयर। ठीक है, गैस और लिक्विड हो गया क्या? सोडा वाटर। उसमें पीता है सोडा वाटर तो दिखता है, अचानक झाग फेंकता है। अगर उसको सेक करके निकालोगे तो कारण वही है, गैस इन लिक्विड। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स किसका? एलॉय का लेते हैं। जैसे मान लो ब्रास। ब्रास किसका मिलके बना हुआ है? कॉपर और जिंक। ठीक है, 2 मेटल को मिला के बना रहे हैं। ये भी क्या हो गया? सॉलिड। ये भी क्या हो गया? सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड का सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल ग्रुप में एलॉय में आ गया कौन? बेस या ब्रोंज, सोल्डर और स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकेल। ओके, और कहीं कहीं जिंक भी मिलाया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे। अब बात करते हैं किसका? सॉल्युबिलिटी का। इमेजिन करो 1 गिलास पानी, ठीक, और नमक का स्पून ले लेते हैं। इसमें 1 चम्मच नमक डालें, घुल जाएगा। 2 चम्मच डाले, घुल जाएगा। 3 चम्मच डाले, घुल जाएगा। 4, 5, 6। एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ से अब डालेंगे तो घुलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाए। तो वो मैक्सिमम अमाउंट किसी भी सॉल्यूट का, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या हो, किसी खास टेम्परेचर पे घुल जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी। कि अगर 100 ग्राम हम लोग लिए हैं
सॉल्वेंट को जो घोल रहे हैं उसको कितना लिए हैं 100 ग्राम, और इसमें सॉल्यूट को हम क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं जहां से अब घुलना बंद हो जाए। जितना मैक्सिमम वो घुल सकता है वो घुल जाए, और उससे ज़्यादा घुलना क्या हो जाए बंद हो जाए किसी खास टेम्परेचर में, तो उसको क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे भी। जैसे सॉल्वेंट कुछ बढ़िया होता है, जैसे पानी है या मान लो और कोई सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कौन कितना ज़्यादा घोल सकता है। अलग अलग सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी क्या होगा अलग अलग होगा। ठीक है, अब बात आता है कि सॉल्युबिलिटी जो है किस किस चीज़ के कारण अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो सबसे पहले टेम्परेचर। अगर मान लो सॉल्युबिलिटी किसका निकालना है सॉलिड का, किस में देखना है लिक्विड में। अगर मान लो चीनी ले लो और इधर ले लो पानी, सॉलिड ले लिए चीनी और इधर लिक्विड में क्या ले लिए पानी। ठीक, अगर हम लोग क्या करें टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगा बढ़ जाएगा। सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगा, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगा बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर को तुम क्या करोगे इंक्रीज करोगे। जबकि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाएगा कब जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ओके, सॉल्युबिलिटी का ध्यान से रखना, टेम्परेचर से अलग अलग होता है। टेम्परेचर क्या करता है, अगर तुम किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो, ठीक है, और उसका क्या कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा बढ़ जाएगा। ठीक, जबकि दूसरा तरफ अगर मान लो तुम किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे हो, ठीक, और उसका टेम्परेचर को तुम क्या कर दिए इंक्रीज कर दिए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया। आगे उसी तरह है प्रेशर का। अगर मान लो कोई गैस है और को लिक्विड में घोल रहे हैं, किसी गैस को अगर हम लोग क्या करें लिक्विड में घोल दे और प्रेशर को हम लोग क्या कर दे इंक्रीज कर दे, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा मेरा इंक्रीज कर जाएगा। अगर किसी गैस को लिक्विड में घोल रहे हैं और प्रेशर को हम क्या किए बढ़ा दिए, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा मेरा बढ़ जाएगा। जबकि अगर किसी लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हैं और प्रेशर को इंक्रीज भी करेंगे ना, तो सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी चेंज नहीं करेगा। तो बेसिक से सॉल्युबिलिटी क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें स्टार्टिंग से सॉल्युबिलिटी क्या, तो जो मैक्सिमम अमाउंट किसी सॉल्यूट का 100 ग्राम में डिसॉल्व होगा किसी खास टेम्परेचर पे, तो उसी को क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अलग अलग मटेरियल का या अलग अलग सॉल्वेंट का सॉल्युबिलिटी क्या होगा अलग अलग होगा, पहला बात। दूसरा बात, अगर सॉल्युबिलिटी का बात करें तो सॉल्युबिलिटी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अगर किसी सॉलिड को तुम क्या कर रहे हो लिक्विड में घोल रहे हो, किसी सॉलिड को क्या कर रहे हो लिक्विड में घोल रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बढ़ जाएगा। कब जब टेम्परेचर को तुम क्या करोगे बढ़ाओगे। दूसरे तरफ अगर किसी गैस को तुम लिक्विड में घोल रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा घट जाएगा। कब जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तब। अब अगर प्रेशर का बात करें तो किसी गैस का अगर किसी गैस को लिक्विड में तुम डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और प्रेशर को क्या कर दिए बढ़ा दिए, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। उसी के तरफ उल्टा आ जाओ, अगर किसी सॉलिड को हम लोग क्या कर रहे हैं लिक्विड में घोल रहे हैं और प्रेशर को बढ़ाएंगे बिना, तो सॉल्युबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, ठीक है। पहला तरीका क्या है, मास बाय मास का परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना। मतलब जो मास सॉल्यूट का है उसको ऊपर रखना है और पूरे सॉल्यूशन का मास को कहाँ रखना है नीचे रखना है, और उसको मल्टीप्लाई करना है कितना से 100 से, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इस सवाल को देखो, कह रहा है एक सॉल्यूशन है जिसमें 30 ग्राम क्या है शुगर है, मतलब सॉल्यूट का मात्रा कितना दिया हुआ है 30 ग्राम, ओके। और ये डिज़ोल्व होता है 370 ग्राम वाटर में। वाटर में डिज़ोल्व होता है कितना 370 ग्राम। तो वाटर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है या मात्रा कितना दिया हुआ है 370 ग्राम। वाटर यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है, ओके। अगर हम पूरा सॉल्यूशन का बात करें कि सॉल्यूशन कितना हो गया, तो सॉल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके। तो सॉल्वेंट मतलब कितना हो गया ये 30 और ये प्लस कितना 370, तो टोटल कितना हो गया 400 ग्राम क्या निकल के आ गया सॉल्यूशन। तो हम लोग बात करते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूट का मास को ऊपर रखेंगे और सॉल्यूशन का पूरा का रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो आते हैं हम लोग, तो सॉल्यूट कितना दिया हुआ था 30 ग्राम, तो 30 ग्राम का ऊपर और पूरा सॉल्यूशन कितना है 400 ग्राम और नीचे कितना, मतलब बगल में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 जीरो कैंसिल, तो 4 का टेबल में 2 बार में और ये 15 बार में, तो लगभग आ जाएगा 7.5%, ओके। ये 7.5% हो गया तुम्हारा क्या कंसंट्रेशन किसका सॉल्यूशन का। क्लियर है।
आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इसी से रिलेटेड है। देखो इस बार दिया हुआ है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट, जो सॉल्यूट है उसका मात्रा कितना दिया है 100 ग्राम। ओके, परसेंटेज ऑफ 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इस बार पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 500। तो हमसे कंसंट्रेशन निकालना है, तो फिर कंसंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला ऊपर में क्या रखेंगे सॉल्यूट और नीचे में क्या सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे 100 से। तो अपने पास सॉल्यूट कितना ग्राम है 100 और सॉल्यूशन पूरा कितना है, और मल्टीप्लाई कितना से करेंगे 100 से। इस बार देखो इसको ऐड मत कर देना, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन तुम्हारे पास दिया हुआ है। पीछे क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या दिया हुआ था सॉल्वेंट का मात्रा दिया हुआ था। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। 5 का टेबल में कितना बार में 20 बार में। तो इसमें कंसंट्रेशन कितना परसेंट है 20%। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। पहला हो गया मास की जगह यहाँ कर लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो कि सॉल्यूशन में 50 ml क्या है अल्कोहल, तो जो ml है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको वॉल्यूम को। अगर ये ग्राम में रहता तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको मास को। ठीक है, तो पहले यहाँ ध्यान दो कि सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है मेरा 50 ml। ओके, और कह रहा है 150 ml क्या है वाटर है, तो सॉल्वेंट का मात्रा दिया हुआ है 150 ml। ओके, तो हमसे कह रहा है कंसंट्रेशन निकालना है। तो कंसंट्रेशन के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ध्यान देना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करना होगा ऐड करना होगा। सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, तो सॉल्यूट का मात्रा कितना है 50 ml और प्लस ये 150, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 200 ml आ जाएगा। तो आगे आते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 50, सॉल्यूशन हमने यहाँ से निकाल लिया 200, अब मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे 100 से, तो 00 कैंसिल, और 2 के टेबल में 50 कितना बार ये हो जाएगा 25% आंसर। अब बात करते हैं हम लोग सस्पेंशन का, कि सस्पेंशन क्या होता है। सबसे पहले बोलना कि सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब जो पूरा तरीका से डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, 2 लेयर में दिखेगा। कहता है विच द सॉल्यूट पार्टिकल डोंट डिसॉल्व। ठीक है, जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होगा, रिमेन सस्पेंडेड, उसी के अंदर रहेगा, पूरा बल्क ऑफ द मीडियम में उसी के अंदर रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बात समझ में आया? सुनो ध्यान से, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होता है वो सेटल डाउन हो जाएगा। मतलब कुछ देर अगर तुम सस्पेंशन मटेरियल को ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसको पानी में कुछ देर के लिए क्या कर दोगे छोड़ दोगे, कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दोगे, तो नीचे जाके क्या होगा बैठ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं फिल्टरेशन मेथड का इस्तेमाल करके। एक फ़िल्टर पेपर आता है उससे, ओके, फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे फिल्ट्रेशन। उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम लोग बात करें साइज का कि जो सस्पेंशन पार्टिकल्स होगा उसका साइज कितना होगा, तो वो 100 नैनोमीटर होगा। अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर में क्या होता है 10⁻�9 मीटर। तो ये 100 नैनोमीटर से क्या होगा बड़ा होगा। ये पार्टिकल इतना बड़ा होगा कि इसको आसानी से हम लोग क्या कर सकेंगे देख सकेंगे। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डोंट पास थ्रू ए फिल्टर पेपर। ये इतना बड़ा होने के कारण ये फिल्टर पेपर से क्या होगा पास नहीं करेगा। फिल्टर पेपर के मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कोलाइड्स की। अगर हम लोग बात करें वैसा सॉल्यूशन जिसका साइज जो होगा वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा किससे सस्पेंशन से। ट्रू सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो पूरा तरीका से डिसॉल्व होता है। जैसे मान लो अगर नमक और पानी का बात करें तो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये क्या बनेगा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, जो पूरा तरीका से घुल जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जो कोलाइड्स होगा उसका साइज क्या होगा ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन सस्पेंशन पार्टिकल से छोटा। मतलब 10⁻⁻9 100 नैनोमीटर था ना, 100 नैनोमीटर से क्या होगा छोटा होगा लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा। ओके, तो जैसे में हो गया मिल्क, स्मोक, स्टार्च सॉल्यूशन।
क्लियर। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करें कोलाइड्स की, तो ये एक हेट्रोजीनियस होगा, लेकिन अपीयर्स कैसा होगा, होमोजीनियस की तरह अपीयर होगा, ओके। पर इसको हम लोग कहेंगे क्या, हेट्रोजीनियस, पर अपीयर्ड भी होमोजीनियस। लेकिन एक्चुअली ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। इसका जो साइज होता है पार्टिकल्स का, कोलाइड्स का, वो इतना छोटा होता है कि आपको नेकेड आई से ये नहीं दिखेगा, ओके। आगे जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है वो इतना बड़ा जरूर होता है कि वो लाइट को क्या कर दे, स्कैटर्ड कर दे। जैसे बताए थे कि अगर मान लो मिल्क का सॉल्यूशन लेते हैं, इसमें बीम ऑफ लाइट को हम टॉर्च से पास कराएंगे तो ये क्या होगा, फैल जाएगा, स्कैटर्ड कर जाएगा, ठीक है। किसके कारण से, कोलाइड के सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के कारण से वो क्या होगा, स्कैटर्ड कर जाएगा, क्लियर। आगे ये क्या होता है, स्टेबल होता है, मतलब आप इसको छोड़ भी दोगे तो ये नीचे जाके बैठेगा नहीं, ओके। कोलाइडल पार्टिकल कांट बी सेपरेट बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, या आप किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा इसको अलग नहीं कर सकते हो, क्लियर। अगर सिंपली हम लोग कहेंगे तो यही कहेंगे कि जो कोलाइड्स होता है इसका साइज क्या होगा, सस्पेंशन से छोटा होगा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा, पहला बात। दूसरा कहेंगे ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तीसरा कहेंगे कि इसके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि आसानी से क्या करेगा, लाइट को स्कैटर्ड कर देगा। अगला कहेंगे कि इसको हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। फिर कहेंगे कि ये स्टेबल होता है, मतलब थोड़ी देर छोड़ देने के बाद ये नीचे जाके बैठेगा नहीं, जैसा कि सस्पेंशन पार्टिकल बैठ गया था, ओके। अगला क्या कहेंगे कि इसको हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे अब टिंडल इफेक्ट की, टिंडल इफेक्ट होता क्या है, किसी कोलाइड्स में या सस्पेंशन के फाइन पार्टिकल्स में, फाइन पार्टिकल्स से मतलब है बहुत छोटा साइज का, अगर किसी कोलाइड्स में या सस्पेंशन के फाइन पार्टिकल्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, मतलब लाइट बिखरेगा, किसके द्वारा, पार्टिकल्स के द्वारा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। मतलब टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल, किस में, इन ए कोलाइड और फाइन सस्पेंशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट, ओके। तो कहता है ये इट कैन बी ऑब्जर्व, तुम इसको इजीली कहाँ से देख सकता है, जब सनलाइट पास करेगा किसी कैनोपी से, किसी डेंस फॉरेस्ट के कैनोपी से। कैनोपी से मतलब ये होता है कि पेड़ का जो पत्ता होता है ऐसे क्या करता है, ढक लेता है, जैसे क्या हो, रूफ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोपी। तो किसी घने जंगल में जब कैनोपी से लाइट क्या करेगा, पास करेगा, तो वो क्या करेगा, स्कैटर्ड होगा, ठीक है, और अपना पाथ विजिबल कर लेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिंडल इफेक्ट। जैसे तुम देखे होगे घर में कि किसी बीम से, किसी छत के वेंटिलेटर से लाइट क्या होता है, एक पार करता है ना, एक पाथ विजिबल होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स तुमको डस्ट का दिखेगा, तो ये भी क्या है, टिंडल इफेक्ट है। चलो सुनो, सीधा सीधी समझो, डिस्पर्स्ड फेज होता क्या है, वो जगह जहाँ पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल क्या होता है, किसी कोलाइड का रहता है, वो जो पूरा फेज है वो क्या बनाता है, डिस्पर्स्ड फेज। जैसे मान लो यहाँ पर कोलाइड का पार्टिकल्स है, ब्लैक वाला क्या है, कोलाइड पार्टिकल्स है, तो ये जो पूरा जगह हुआ, ये पूरा जगह क्या कहलाएगा, डिस्पर्स्ड फेज कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो कंपोनेंट होता है डिस्पर्स्ड पार्टिकल का, वो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल का कंपोनेंट होता है वही बनाता क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, क्लियर। और ये जो पूरा चीज हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। या तुम ऐसे कह सकते हो कि वो जगह जहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज क्या है, सस्पेंड है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम। तो जो बड़ा वाला हुआ दैट इज डिस्पर्सन मीडियम, ओके, और जो स्पेसिफिक लोकेशन हुआ दैट इज डिस्पर्स्ड फेज, क्लियर है। सुनो, अब हम लोग बात करते हैं एक एक करके इसका। अगर मान लो किसी मिक्सचर को अलग करना है तो किस किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सुनो, सबसे पहला है इवोपोरेशन। अब बात आता है कि इवोपोरेशन का तुम इस्तेमाल कब करोगे, ठीक है, जब एक जो मिक्सचर होगा वो क्या होगा तुम्हारा, सॉलिड, और ये किस में डिजॉल्व है, लिक्विड में। जब कोई सॉलिड डिजॉल्व होगा लिक्विड में तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इवोपोरेशन का। कोई दिक्कत। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जैसे समुद्र में अगर बात करते हैं, समुद्र में क्या है, नमक घुला हुआ है, तो नमक क्या हो गया, सॉलिड पार्टिकल्स, और ये घुला हुआ किस में है, लिक्विड। तो सॉलिड में हम लोग लिक्विड को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो मेथड का इस्तेमाल कौन सा करेंगे, इवोपोरेशन, क्लियर है। आगे बात करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड का। सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बात आता है कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब लिक्विड तुम्हारा, ठीक है,
उसमें लिक्विड में तुम्हारा क्या छोटा छोटा पार्टिकल्स डिसॉल्व हो। जब छोटा छोटा पार्टिकल्स तुम्हारा किस में डिसॉल्व हो, लिक्विड में डिसॉल्व हो, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। कोई दिक्कत? इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। वॉशिंग मशीन देखी है तो उसमें छोटा छोटा जो गंदा होता है कपड़ा में, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स हो गया, और लिक्विड में क्या डाल दिए, पानी, और उसको क्या करते हैं, हाई स्पीड से हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम लोग हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, हल्का होने के कारण कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और वो पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो इस तरह से तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करके छोटा छोटा पार्टिकल्स को हम लोग लिक्विड से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इसको करने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं विद वेरी हाई स्पीड। इस मेथड में क्या होता है, मिक्सचर को बहुत तेजी के साथ घुमाते हैं, तो जो डेंस्ड पार्टिकल होता है, बड़ा वाला पार्टिकल होता है, वो कहाँ चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। जो हल्का वाला पार्टिकल से कहाँ आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, अब बात आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, क्रीम निकालने के लिए मिल्क से किसका इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन का। ओके, दूसरा वॉशिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा को साफ करने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये पानी था, इसको क्या किया, छोटा छोटा पार्टिकल इसमें पहले से डिसॉल्व है। जब इसको हम लोग बहुत हाई स्पीड के साथ व्हील के मदद से घुमाएं, तो जो पार्टिकल्स है सारा कण आपस में क्या होगा, सट जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, और वो भारी होने के कारण कहाँ बैठ जाएगा, नीचे जाके एक जगह बैठ जाएगा। उससे तुम्हारा गंदगी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सेपरेटिंग फ्यूनल का इस्तेमाल कब करते हैं, जब मिक्सचर जो हो दो गो इमिजिबल लिक्विड हो। इमिजिबल लिक्विड उसको कहते हैं जो लिक्विड लिक्विड में नहीं घुलता, डेट इज इमिजिबल। अगर दो गो इमिजिबल लिक्विड है तो उसको अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फ्यूनल का इस्तेमाल करते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो लिक्विड होता है उसमें दो डेंसिटी मिलेगा, एक का डेंसिटी ज़्यादा होगा, एक का डेंसिटी कम होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा वो ऊपर रहेगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब किसी ऑयल से हम लोग वाटर को अलग करना रहा, या जब आयरन को हम लोग क्या करते हैं, ओर से निकालते हैं, तो जिसमें स्लैग प्रेजेंट रहता है मॉल्टेन स्टेट में वेस्ट, उससे अलग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, सेपरेटिंग फिनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये फिगर देखो, इसमें मान लो दो लेयर है, एक लेयर ये ऊपर वाला और एक लेयर ये नीचे वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, एक होता है ये स्टॉप क्लॉक, यहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे ये टपक करके कहाँ जाता है, नीचे जाता है। जब ये धीरे धीरे टपकते हुए नीचे आएगा, जैसे सेकंड लेयर आएगा इसको हम लोग क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो एक पार्ट ऊपर हो जाएगा, एक पार्ट नीचे। इस तरह से दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा।